everyone, welcome back to another episode of Poetry. And as I told you in the previous episode, we are celebrating Independence Day and the contribution of writers in literature in the struggle of freedom. So we have Dhananjay, Thank you. Priya, Thank you. and Vikas to discuss the contribution of writers in the freedom struggle. तो मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि जितना भी एक तलवार से चेंज नहीं आया है वो हमारे कलम से आया है, सॉर्ड से आया है. सब लोग ये बात बोलते हैं, हमने बचपन से सुना है. लेकिन इस चीज़ का एहसास जब हुआ जब हमने पढ़ना शुरू किया. और जब हमने पढ़ा तो ये जाना कि बहुत सी मुश्किल बातों को बहुत आसानी से हमने कैसे लिख कर कह दिया. तो मैं धनंजय से जानना चाहूँगी, जिनको मैं पर्सनली ज़्यादा जानती भी नहीं हूँ, तो मैं जानना चाहूँगी कि आपने लिखने का सफ़र कैसे शुरू किया और अपनी ज़ाती ज़िंदगी में आप क्या करते हैं. ज़ाती ज़िंदगी में तो मैं स्टूडेंट ही हूँ, अभी पढ़ाई कर रहा हूँ, ख़त्म नहीं हुई है तो पढ़ाई. क्या पढ़ रहे हैं आप? मेरी अभी बीएड चल रही है. अरे वाह. बैचलर इन एजुकेशन. अरे वाह. और लिखने का काफ़ी ज़्यादा समय से मैं लिख रहा हूँ जी. मतलब आज़ादी ख्याल लिख रहा हूँ, सिर्फ ख्याल लिखता हूँ. लेकिन बस लिबास इस तरह का कह सकते हैं कि शायरी का लिबास है वो. अच्छा. टेक्निकली शायरी नहीं है क्योंकि वो तो देखिए अब सब सीख रहे हैं. शुरू में तो सब बेबहर के लिखते हैं. हाँ, तो बेबहर ही लिखा जा रहा है अभी तक. बाकी काफ़ी समय से लिख रहा हूँ. ये एहसास होना भी बड़ी बात है आजकल कि हमें एहसास है कि हम बहर में नहीं लिख रहे हैं. नहीं तो हर कोई अपने आप को शायर. हाँ, ये तो है. आजकल पढ़ने वाले बहुत ज़्यादा हो गए, सुनने वालों की बहुत कमी है. आप किस रंग में लिखते हैं? मैं लगभग सभी रंगों में लिख लेता हूँ. बढ़िया बढ़िया. अब प्रिया से जानेंगे. प्रिया भी स्टूडेंट हैं, तो क्या पढ़ रही हैं प्रिया? मैम मैं न्यूट्रिशन में बैचलर्स कर रही हूँ, लास्ट ईयर में हूँ. अरे वाह. और जब बोलना नहीं आता था तब मैंने लिखना शुरू किया, खुद के विचारों को व्यक्त करने के लिए. करना. जी. यस. और मैंने सबसे पहले सामाजिक मुद्दों पे लिखना शुरू किया, सोशल इश्यूज़ के ऊपर, और मैं उनके ऊपर ही सबसे ज़्यादा लिखती हूँ. तो यही थी मेरी कहानी. बहुत अच्छा. और हम विकास से जानेंगे कि वो क्या करते हैं और फिर कब से लिख रहे हैं. मैं मर्चेंट नेवी में हूँ 2014 से. जी. और सबसे ज़्यादा प्रभावित अगर मैं हुआ हूँ किसी के अगर लेखन से तो वो है डॉक्टर कुमार विश्वास सर. अरे वाह. तो उन्हीं को सबसे पहली बार मैंने सुना अच्छे से, फिर उन्हीं से मैं प्रभावित हुआ. तो मैंने सोचा कि कुछ लिखा जाए. तो अगर मैं कहूँ कि अगर जो मेरा लेखन है अगर किसी पे कुर्बान है तो वो डॉक्टर कुमार साहब हैं. जो कुछ भी मैंने आज तक लिखा है मैं उन्हीं को समर्पित करना चाहूँगा. और अगर मैं भविष्य में भी कुछ भी लिखता हूँ तो वो सब डॉक्टर कुमार साहब के लिए ही होगा. तो जब हम द ग्रेट इंडियन स्टोरीज़ की बात करते हैं, जो कि हमारा थीम है आवाज़ द वॉइस का, कि वी आर सेलिब्रेटिंग एवरी इंडियन स्टोरी जिसने इंडिया को इंडिया बनाया, तो मुझे नहीं लगता कि सिर्फ एक इंसान का कंट्रीब्यूशन हमारे देश को बना सकता है. मतलब अगर आपकी बात करूँ, आप नेवी में हैं, आपका एक अपना अलग रोल है, आप अपना अलग रोल निभा रहे हो. आप टीचर बनोगे तो टीचर से बड़ा इन्फ्लुएंसर कौन होता है? मतलब टीचर एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर होता है. आप न्यूट्रिशन में कर रहे हो तो मैं देख सकती हूँ कि कितने डिफरेंट लोग आके फिर जब लिखते हैं तो आर्ट कैसे सबको यूनाइट कर देती है. And that is the purpose of art and beautiful India also, diversity. So धनंजय, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि मतलब आपको देश में आज़ादी की डेफिनेशन क्या है? अगर मैं मतलब एक लाइन में पूछूँ कि आप आज़ाद हो या आपके लिए आज़ादी क्या है? आज़ादी मेरे हिसाब से तो यही है कि अभिव्यक्ति की जो आज़ादी है, लिखने पढ़ने की जो आज़ादी है, इस पे पाबंदी नहीं होनी चाहिए. राइट. मतलब ऐसी कोई सख्ती नहीं होनी चाहिए. इतना तो आज़ाद होना ही चाहिए कि जो सोचे, जो ख्याल हमें आए वो खड़े होके हम कहीं भी कह सके, बता सके कि जिस तरह की चीज़ महसूस की जाए या जो भी हम महसूस करते हैं उसको बिना डर के कही जा सके. अभिव्यक्ति की आज़ादी. जी जी जी. और प्रिया, आपके हिसाब से आज़ादी क्या है? मेरे हिसाब से कि आप खुद को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाएँ और खुद के विचार लिख पाएँ. जो आपको कपड़े पहनने हैं उन पे कोई रोक ना हो, क्योंकि आज़ादी सिर्फ एक शब्द में ना रह जाए, आपको घर में भी वो चीज़ का एहसास हो. तो जो आपको सेलिब्रेट करना है वो आप कर पाएँ, वो सब मेरे हिसाब से आज़ादी है. और विकास, आपसे पूछूंगी. मेरे ख्याल से आज़ादी का मतलब है किसी बंधन से मुक्त हो जाना. और हर इंसान के लिए, हर जीव के लिए आज़ादी के अपने अलग अलग मायने हो सकते हैं. अगर मैं एक महिला की बात करूं तो उसको अपनी मर्ज़ी के कपड़े पहनना
उसके लिए वो आज़ादी है। अगर मैं एक छोटे बच्चे की बात करूं जो स्कूल में बैठा हुआ है और छुट्टी के बाद वो स्कूल से निकलेगा तो यार दोस्तों के साथ घूमेगा फिरेगा, उसके लिए मस्ती मजाक करेगा, उसके लिए एक वो आज़ादी है। और अगर एक कोई परिंदा है वो कैद में है तो उसका उस नीले आसमान में उड़ना उसके लिए आज़ादी हो सकती है। और अगर मेरे हिसाब से अगर कोई पूछेगा तो मुझे ऐसा लगता है कि आज़ादी के जो मायने हैं वो है ये है कि संविधान के दायरे में रह के, कानून के दायरे में रह के और बिना किसी को कोई दुख दिए, बिना किसी को तकलीफ़ पहुंचाए, अपने उत्थान के लिए, समाज के उत्थान के लिए आप जो मैं करना चाहूँ, जैसे करना चाहूँ, वो मेरे लिए आज़ादी है। तो जैसे कि हम सब देख पा रहे हैं कि किसी की कोई बहुत बड़ी डेफिनेशन नहीं है, कोई ये नहीं कह रहा है कि मुझे चांद पे जाना है। हमारे लिए बहुत छोटी छोटी चीज़ों में हम आज़ादी और खुशी ढूंढ लेते हैं। और उन्होंने बहुत अच्छा पॉइंट रखा, ये मैंने अभी पिछले एपिसोड में बोला भी था कि हर शख्स की एक अलग आज़ादी है। आपके लिए हो सकता है जो चीज़ आम हो, मैंने उसके लिए भी जंग लड़ी हो, है ना, क्योंकि हर किसी की जर्नी अलग है। क्योंकि एक लड़की और एक लड़के में घर में इतना फ़र्क हो जाता है कि लड़का स्कूल में जाता है कॉन्वेंट में, मैं सबके घरों की बात नहीं कर रही, मैं शायद जिस बैकग्राउंड से आई हूँ मैं उसको बोल रही हूँ। तो बच्चा इंग्लिश मीडियम में जा रहा है, बच्ची नहीं जा रही है, तो बच्ची के लिए तो वही आज़ादी होगी कि मैं भी स्कूल में जा सकूँ। तो बहुत अच्छा पॉइंट आप तीनों ने रेस किया। क्योंकि हम राइटर्स हैं तो हमारा बिना राइटिंग के कुछ काम चलता नहीं है, और हम लिखकर ही और पढ़कर ही अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम दूसरे के कलाम में खुद को देख लेते हैं और वो देखें कि हमने क्यों नहीं लिखा, ये चीज़ तो हम पे गुजरी है, तो हमारे पास ये थॉट क्यों नहीं आया। उस थॉट को हम तखय्युल कहते हैं शायरी की ज़ुबान में। तो मैं आपसे शुरू करना चाहूँगी कि आपने कुछ लिखा हो, आप सुनाना चाहते हो अपना लिखा हुआ या किसी और का जिससे आप मुतासिर हुए हो, तो आप शुरू कर सकते हो। मैं अपना लिखा हुआ ही सुनाऊँगा। धनंजय आज बहुत दूर से आए हैं तो सबसे पहले आप मोहब्बत देखें लिखने के लिए। मोहब्बत ऐसे एक तो 2 लाइन है कि इल्ज़ाम मुझ बेकसूर पे एक तेरे नाम का है, इल्ज़ाम मुझ बेकसूर पे एक तेरे नाम का है, मैं तेरे काम का हूँ तू मेरे काम का है। वाह वाह, ये 2 लाइन थी। और ऐसा कोई बोल देता है तो पता नहीं क्यों ऐसा जो याद होता है वो भी भूल जाते हैं। जी जी, नहीं आप देख के पढ़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बाकी ये 15 अगस्त ये अभी जो वतन की बात चल रही थी तो ऐसे ही ख्याल है, ये भी 4 लाइन है कि ये बात हम खड़े होके अलल ऐलान कहते हैं, ये बात हम खड़े होके अलल ऐलान कहते हैं, सबसे खूबसूरत मुल्क है जिसे हिंदुस्तान कहते हैं। वाह वाह, सबसे खूबसूरत मुल्क है जिसे हिंदुस्तान कहते हैं, सभी को अपनी मिट्टी से मोहब्बत तो होती है। वाह, सभी को अपनी मिट्टी से मोहब्बत तो होती है, हम इस मिट्टी को पूजते हैं, इसे ईमान कहते हैं। बहुत उम्दा, बहुत खूब। तो ये ख्याल लिखा था मैंने वतन पे। बहुत अच्छा लिखा आपने। और मैं भी अभी रास्ते में पढ़ रही थी, मैं भी देख के ही सुनाऊंगी, हालांकि ये गलत बात है, देख के नहीं पढ़ना चाहिए। हम लोगों ने बहुत सुना है ये गाना, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, जो कि बिस्मिल अजीमाबादी ने लिखा है। और शायद मैं सही हूँ, अगर मैं इनको राम प्रसाद बिस्मिल इन्होंने उनका पेन नेम था, मैं श्योर नहीं हूँ, बट हाँ ऐसा था। तो ये पढ़ते हैं, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, ऐ शहीद मुल्क मिल्लत मैं तेरे ऊपर निसार, ले तेरी हिम्मत का चर्चा गैर की महफिल में है, वाए किस्मत पाऊँ कि ये ज़ौफ़ कुछ चलता नहीं, कारवां अपना अभी तक पहली ही मंजिल में है, राह मोहब्बत रहना जाना राह में, लज्जते सहरा नरवदी दूरी मंजिल में है, शौक से राह मोहब्बत की मुसीबत झेल ले, एक खुशी का रास पिना ज़्यादाए मंजिल में है, आज फिर मक्तल में कातिल कह रहा है बार बार, आए वो शौक़े शहादत जिनके जिन में दिल में है, मरने वालों आओ अब गर्दन कटाओ शौक से, मरने वालों आओ अब गर्दन कटाओ शौक से, ये गनीमत वक्त है खंजर काफ़े कातिल में है, माने इजहार तुमको है हया हमको अदब, माने इजहार तुमको है हया हमको अदब, कुछ तुम्हारे दिल के अंदर कुछ हमारे दिल में है, मैं कदा सुनसान खम उल्टे पड़े हैं जाम चूर, सर निगू बैठा है साकी जो तेरी महफिल में है। और आखिरी कुछ 2 अशार ऐसे हैं कि वक्त आने दे दिखा
देंगे तुझे ए आसमां, आसमां। वक्त आने दे दिखा देंगे तुझे ए आसमां, हम अभी से क्यों बताएं क्या हमारे दिल में है, अब ना अगले वलवले हैं और ना वो अरमा की भीड़, सिर्फ मिट जाने की एक हसरत दिले बिस्मिल में है। बहुत बहुत उम्दा। तो ऐसा जब कोई लिख जाता है ना, तो ये पूरा एक जो एक देशभक्ति के दिल में होना, देशभक्त के दिल में होना चाहिए। तो मुझे लगता है इससे ज्यादा किसी ने अच्छे से एक्सप्रेस किया नहीं है। बहुत ही जुनूनियत है इसमें, बहुत ज्यादा। तो शायद वही रिबेल होने के लिए वो मोहब्बत होना चाहिए। जब तक जुनून नहीं है, जब तक आप राइटर नहीं हो। और मुझे काफ़ी मतलब इनके लिए तालियां कि हम भी कभी इतना अच्छा, इतना पुख्ता लिख पाएँ। और अब प्रिया से सुनते हैं कि प्रिया ने क्या लिखा है। बिल्कुल, तो मैंने लिखा है कि हम कैसे आज़ादी में खुद की आज़ादी को तो इम्पोर्टेंस देते हैं, लेकिन जब बात आती है दूसरों की आज़ादी की तो हम उसको उतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते। तो ये है, जिस दिन से तुम्हें मिलाने को लाखों चिराग आज़ाद हुए, वो लौट सके न फिर घर को, खाली घर बर्बाद हुए। वो दिन तो आता हर बरस, शायद तुम्हें ये याद हो, और आज़ादी तो मिल गई पर क्या तुम खुद से आज़ाद हो। वाह। जो पूछे तुमसे जात कोई तो बांट न देना ज़मीन को, जो पूछे तुमसे जात कोई तो बांट न देना ज़मीन को, आज़ाद दिल को सब एक है, भले पैसा हो या दीन हो। जब सफ़र में सोया जवान मिले तो सीट अपनी बढ़ा देना, जब सफ़र में सोया जवान मिले तो सीट अपनी बढ़ा देना, और कोई पूछे मजहब क्या है तुम हिंदुस्तान बता देना। वाह वाह वाह। वो चीखेंगे नाम मगर तुम जुल्मों का शोर करना, वो चीखेंगे नाम मगर तुम जुल्मों का शोर करना, सज़ा जुर्म की दिलवाना, ना सागर साहिल पे गौर करना। 100 बुराई दिखेंगी मगर एक अच्छाई पे टिक जाना, और जो सीखो वतन में रहकर तो कहीं वेतन पर ना बिक जाना। वाह वाह वाह, क्या कहने, बहुत अच्छा। शुक्रिया शुक्रिया। तुम्हारे स्टेटस पर ना सही तुम्हारे दिल में तिरंगा फहरा हो, तुम्हारे स्टेटस पर ना सही तुम्हारे दिल में तिरंगा फहरा हो, और जब देश दिखे अंधेरों में तुम्हें आज़ाद तुम्हें जब देश दिखे अंधेरों में तुम्हें, जब देश दिखे अंधेरों में तुम्हें उजालों का ज़हरा हो। रखना अपनी हर बात सबकी सुनने का ध्यान रहे, क्योंकि असल आज़ाद वही दिल है जिसे सबकी आज़ादी का मान रहे। बहुत बहुत अच्छा प्रिया ने बहुत खूबसूरती से कहा। और मुझे अपना ही लिखा हुआ कुछ याद आया है जो कि मैं हमेशा भूल जाती हूँ, क्योंकि आपने जैसे बोला था आज़ादी नहीं है लिखने की, तो आजकल ऐसा सुनने वाले भी बहुत कम है। तो आप लोग अच्छा सुन रहे हैं तो मैंने सोचा सुनाऊं कि नया दौर है ये, अब इस दौर में मंटो ना आएगा, तुम्हारे दिलों का खूगुबार क्यों एलिया सुनाएगा। नई नस्ल हो नए अंदाज में कहो जो कहना है, तुम्हारे कलम में स्याही अब क्यों टैगोर लगाएगा। कफस में कैद कर दोगे अगर अपने जज्बात तुम, कफस में कैद कर दोगे अगर अपने जज्बात तुम, तुम्हारी आवाज़ को बुलंद करने क्या आज़ाद आएगा। अपने हक को पहचानते हो तो हक बोलना सीखो, अपने हक को पहचानते हो तो हक बोलना सीखो, आज जो है उसका हाल कल सबका वही हाल हो जाएगा। क्या बहुत अच्छे। दबाए कोई तुम्हें तो हिम्मत से काम लो, दबाए कोई तुम्हें तो हिम्मत से काम लो, ना अब ना भगत आकर तुम्हारे दर्जात बुलंद कराएगा। कुछ ना बन सको तो नेक इंसान ज़रूर बनना, कुछ ना बन सको तो इंसान ज़रूर बनना, क्योंकि तुम्हारे बाद नहीं कोई अशरफुल मखलूक़ात कहलाएगा। वाह वाह। तो अशरफुल मखलूक़ात हम लोग हैं, क्योंकि वी आर द बेस्ट ऑफ ऑल द क्रिएशंस, एंड अगर हम जिम्मेदारी नहीं उठाएंगे तो मुझे नहीं लगता कोई और उठाएगा। हम अपनी नहीं उठा पा रहे तो हम और क्रिएचर्स की क्या उठाएंगे। तो ये कुछ ऐसे कोशिश करते रहना चाहिए लिखने की। और मुझे लगता है आजकल के राइटर्स के साथ एक प्रॉब्लम ये है कि वो अपनी ऑडियंस के हिसाब से लिख रहे हैं। अगर उनके फॉलोअर्स बढ़ जाते हैं तो वो उन्हें ऑडियंस समझने लगते हैं, और ऐसे बोलते हैं कि क्या व्यूज़ आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग लिख रहे हैं। पहले अगर मंटो ने ये सोचा होता, ही वॉज अहेड ऑफ टाइम, तो क्या आपको लग रहा है कि मंटो वो लिख पाते जो उन्होंने सोचा होता, किसी को रिझाने की सोची होती? बिल्कुल नहीं। तो और उस दौर में तो मेरे हिसाब से मंटो के जितने चाहने वाले थे उतने खिलाफ में खड़े क्यों थे? क्योंकि वो ही वाज अहेड ऑफ टाइम, वो चीजें नहीं समझ में आ रही थी, नहीं आ रहे थे समझ में। हाँ,
तो उन्होंने एक बात कही थी ना कि मैं सच कहूंगा और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इसका मतलब सच ही नाकाबिले बर्दाश्त हो चुका है। तो या उन्होंने सिगरेट के उस वक्त कहा होगा कि सिगरेट पीने से औरत का भी सिर्फ फेफड़े खराब होते हैं, किरदार नहीं। तो क्या आपको लगता है कि उस वक्त एक औरत को इमेजिन कर सकता है कोई सिगरेट पीते हुए? नहीं कर सकता कोई। He was ahead of time, तो ये कमी है आज जो कि अगर कुछ ऐसा चल जाता है या जिस पे ज़्यादा व्यूज़ हो जाते हैं तो फिर लोग सोचते हैं कि हमें इसी कैफियत में लिखना है और इसी तरीके का लिखना है, यही चलेगा और यही चल रहा है। वो थोड़ा सेफ प्ले में रहना चाहते हैं कि मतलब जहाँ व्यूज़ आ रहे हैं वहीं रखो आप, सोशल इश्यूज पे बात मत करो, ऐसी चीज़ों पे बात बोरिंग है वो। हाँ, ब्रेकअप एंड हार्ट ब्रेक्स पे ही वो लिखना बोरिंग। आजकल के जो यंग राइटर्स हैं उनको पता है कि सबसे सिंपल अगर कोई मौजू है तो वो मोहब्बत है। मोहब्बत पे लिखो, बस काम चल जाएगा। और उनका शायद मुझे लगता है इंस्पिरेशन ही मोहब्बत है, तो इसीलिए वो लिखते हैं क्योंकि उन्हें मोहब्बत का असल मायने मालूम ही नहीं है। मोहब्बत तो देश से भी हो सकती है, मोहब्बत तो बहन भाइयों से, माँ बाप से है, लेकिन वो किसी और चीज़ को मोहब्बत समझ के कंफ्यूज हो रहे हैं। तो अब विकास से सुनेंगे जो कि बहुत अच्छा लिखते हैं, तो क्या लिखा है उन्होंने? हाँ, मैंने लिखा हुआ है, लेकिन उससे पहले मैं एक वाक़या बताना चाहूँगा। और क्योंकि वो हिंदुस्तान से जुड़ा हुआ है कि जब मैं 2014 में पहली बार हिंदुस्तान से बाहर गया था जापान में, तो हमारे पास थोड़ा वक्त था घूमने के लिए। तो हम लोग 5-6 लोग थे, तो हम लोग एक क्लब में गए, मतलब क्लब में जाने वाले थे। तो बाहर मैं देखता हूँ कि एक बोर्ड लगा हुआ है, उस पर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जब हम उसके नज़दीक गए तो पता है उस पर क्या लिखा हुआ था, इंडियंस आर नॉट अलाउड। मतलब वो एक ऐसा इंसिडेंट था मेरी ज़िंदगी का कि उसने मुझे झकझोर के रख दिया था कि यार 2014 में पब्लिकली रोड पे एक बोर्ड लगा हुआ है, उस पर लिखा हुआ है कि इंडियंस आर नॉट अलाउड। ऐसी सोच। और हम ये कहानियां सुनते हैं, लेकिन जब उन्होंने देखा होगा तो ज़्यादा बुरा लगा, शॉकिंग लगा तो होगा। बहुत बुरा लगा कि चलो, हमने बोला चलो ठीक है कोई नहीं, हम दूसरे में चलते हैं। जब हम दूसरे क्लब में गए वहाँ ऐसा कोई बोर्ड नहीं था, लेकिन जब वहाँ एंट्रेंस पे गए तो जो बंदा रिसेप्शन में बैठा हुआ था उसने बोला कि आप हमें अपने पासपोर्ट दिखाइए। तो जब हमने उसको अपने पासपोर्ट दिखाए तो जाहिर सी बात है कि नेशनैलिटी इंडियन थी। उसने बोला सॉरी, नॉट अलाउड। हम वापस आ गए और आज का 2023 का जो इंडिया ये है कि आज जापान में आपको ऐसा कोई बोर्ड नहीं मिलेगा। तो पिछले 8-9 सालों में इतनी तब्दीली आई है। भारत का जो बोलते ना परचम इतना बुलंद है कि पूछो मत। अभी जब मैं 2023 इसी साल जब मैंने साइन ऑफ किया है तो मैं तुर्की में था, इस्तांबुल एयरपोर्ट पे। तो टाइम था फ्लाइट में, नेक्स्ट फ्लाइट में, तो सोचा कि थोड़ा घूमता हूँ। तो अचानक से मेरी नज़र पड़ी, जो डिस्प्ले चलता है ना, डिस्प्ले पे हिंदी में लाइनें चल रही हैं तुर्की में इस्तांबुल एयरपोर्ट पे। अरे वाह। वहाँ पे चल रहा है कि हम भारत का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारे मुश्किल वक्त में इतना साथ दिया। अभी जब अर्थक्वेक आया था तो इंडिया ने सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए वहाँ पे अपनी टीम्स भेजी थी और दवाइयाँ भेजी थी। तो मतलब आप सोचिए कि हिंदुस्तान का कितना बड़ा नाम है आज के टाइम पे। और जब लास्ट ईयर जब यूक्रेन का और रशिया का जो वॉर चल रहा था, तो अपने यहाँ पे दिल्ली में जो उनकी यूक्रेन की एम्बेसी है, तो उसका जो मुख्य अधिकारी था, जो मेन ऑफिशियल थे, वो बंदा मीडिया में आके ये कह रहा है कि इस युद्ध को अगर कोई रोक सकता है तो भारत है। तो आप देखिए मतलब ग्लोबली इंडिया का कितना नाम है और कितना महत्व है इंडिया का। अब हर कोई पूछ रहा है, इतना सशक्त हो चुका है भारत कि मुझे लगता नहीं कि बिना भारत के आप कल्पना कर सकते विश्व की। बिल्कुल सही बात। तो इसी पे मैंने एक कविता लिखी थी कि आज हिंदुस्तान इतना सशक्त हो चुका है कि ईंट का जवाब पत्थर से दे सकता है, लेकिन हमेशा हिंदुस्तान की ये जो नीति रही है, या आप बोलिए कि परंपरा वो ये रही है कि हमेशा शांतिप्रिय देश रहा है हिंदुस्तान। अगर किसी देश के साथ अगर हमारे संबंध अच्छे नहीं है तो संवाद के जरिए हम सुलझा सकते हैं, की जा सकती है, बेहतर किए जाए संबंध। हिंदुस्तान के आसपास अगर आप पड़ोसी मुल्क अगर आप देखोगे तो भूटान है, नेपाल है, श्रीलंका है, म्यांमार है, सब कमज़ोर देश हैं, लेकिन आज तक भारत ने कभी आक्रमण नहीं किया। किसी पे आक्रमण अगर चाहते तो हम मिला सकते थे, बिल्कुल, पर हिंदुस्तान ने कभी ऐसा नहीं किया। लेकिन हाँ, फिर ये भी है कि एक सीमा होती है कि कोई कब तक बर्दाश्त करे। राइट। पाकिस्तान है,
बार बार हमले करता है, चाइना है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम अगर शांति प्रिय देश हैं तो सिर्फ शांति से बात करेंगे। राइट। जब कोई हमें आंख दिखाएगा तो हम भी आंख दिखा सकते हैं। बेशक। तो उसी पे मैंने लिखा था कि ये युद्ध कहाँ तक टालूं मैं। हिंदुस्तान पूरे दुनिया को संबोधित करते हुए कह रहा है कि ये युद्ध कहाँ तक टालूं मैं, ये युद्ध कहाँ तक टालूं मैं, ऐसे कैसे शीश झुका लूं मैं, पर ये युद्ध कहाँ तक टालूं मैं, ये युद्ध कहाँ तक टालूं मैं। हर कणकण मेरी माटी थी जो जयचंदों ने बांटी थी, हर कणकण मेरी माटी थी जो जयचंदों ने बांटी थी, वो कश्मीर में मेरी घाटी थी जहाँ कोयल गीत सुनाती थी। जो तुमने कश्मीर की रेखा खींची थी वो लहू से मैंने सींची थी, माँओं ने मुट्ठी भींची थी, पूतों ने आंखें मींची थी। तो साहब ऐसे कैसे शीश झुका लूँ मैं, पर ये युद्ध कहाँ तक टालूं मैं, ये युद्ध कहाँ तक टालूं बहुत मैं। खूबसूरत। सन 47 ने मुझे तोड़ दिया और 62 ने झकझोर दिया। सन 47 ने मुझे तोड़ दिया और 62 ने झकझोर दिया। तब लाचारी मेरी ऐसी थी कि हवा ने भी रुख मोड़ लिया, गैरों से नाता जोड़ लिया। पर साहब वो स्वतंत्र भारत का हिस्सा था जो बलिदानों का किस्सा था। तो ऐसे कैसे शीश झुका लूँ मैं, पर ये युद्ध कहाँ तक टालूं मैं, ये युद्ध कहाँ तक टालूं मैं, ये युद्ध कहाँ तक टालूं मैं। किसी ने अपनी मांग उजाड़ी, ये उन सब माँ बहनों के लिए है। किसी ने अपनी मांग उजाड़ी, किसी ने अपनी कोख उजाड़ी, किसी ने अपनी मांग उजाड़ी, किसी ने अपनी कोख उजाड़ी, किसी ने करवा चौथ की मेहंदी को धोया, तो कोई बाप बिलख बिलख कर रोया। तो साहब ऐसे कैसे शीश झुका लूँ मैं, पर ये युद्ध कहाँ तक टालूं मैं, ये युद्ध कहाँ तक टालूं मैं। अब आते हैं उरी हमले पे, जो सर्जिकल स्ट्राइक हिंदुस्तान ने की थी पाकिस्तान के ऊपर। जागे पाँव न फटी बिवाई वो क्या जाने पीर पर आई, जाके पाँव न फटी बिवाई वो क्या जाने पीर पर आई। जब फिर बैरी ने घात लगाई हमने घर में जाकर करी छटाई। बस क्षण भर ही वो बीता था, हमने लहू से आंगन लीपा था। दुनिया का दिल भी जीता था, भारत का नक्शा खींचा था। तो साहब ऐसे कैसे शीश झुका लूँ मैं, पर ये युद्ध कहाँ तक टालूं मैं, ये युद्ध कहाँ तक टालूं मैं। मुझे शस्त्र सजाना आता है, रण बिगुल बजाना आता है। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मेरे पास हथियार तैयार हैं। मुझे शस्त्र सजाना आता है, मुझे रण बिगुल बजाना आता है, मुझे मेल प्रेम भी भाता है, मुझे चक्रव्यूह भी आता है। और अब यदि बैरी ने घात लगाई मुझे भूगोल बदलना आता है, भूगोल बदलना आता है। तो साहब ऐसे कैसे शीश झुका लूँ मैं, पर ये युद्ध कहाँ तक टालूं मैं, ये युद्ध कहाँ तक टालूं मैं। अथक परिश्रम अटूट साहस, अथक परिश्रम अटूट साहस, ये बात हमारी अच्छी है। अथक परिश्रम अटूट साहस, ये बात हमारी अच्छी है। इस बलिदान मांगती माटी को देशभक्ति हमारी सच्ची है, देशभक्ति हमारी सच्ची है। ये 56 इंच का ही सीना है जिसने अब तक लाज बचाए रखी है। नहीं तो पाकिस्तान की गलियों में दिल्ली कब की गिरवी रखी है, दिल्ली कब की गिरवी रखी है। पर अब हर सैनिक मेरा वो पूत है जो रणभूमि में यमदूत है। तो साहब ऐसे कैसे शीश झुका लूँ मैं, पर ये युद्ध कहाँ तक टालूं मैं, ये युद्ध कहाँ तक टालूं मैं। और आखिरी चंद लाइन है कि अब जो पहले का हिंदुस्तान था और आज का जो हिंदुस्तान है उसमें कितनी तब्दीलियाँ आई हैं। जब दिए में बस बाती थी काली बदली घुमड़ घुमड़ कर आती थी, जब दिए में बस बाती थी काली बदली घुमड़ घुमड़ कर आती थी। जब नंगी मेरी छाती थी प्रलय की घनघोर घटाएं आती थी। पर अब जब नवशक्ति मुझ में आई है फिजा में भी अंगड़ाई है। अब जब नवशक्ति मुझ में आई है फिजा में भी अंगड़ाई है। अब अमेरिका से भी मिली दुहाई है जब मेरी हिम जैसी ऊंचाई है। तो साहब ऐसे कैसे शीश झुका लूँ मैं, पर ये युद्ध कहाँ तक टालूं मैं, क्या कहने, ये युद्ध कहाँ तक टालूं। बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी। शुक्रिया। तो आप तीनों ने बहुत अलग अलग लिखकर भी बहुत एक सी बातें कही है, मैं देख रही हूँ। तो कहीं ना कहीं दिल में सबके एक ही चीज़ है कि पीस रहे, मोहब्बत रहे। और वही जो हमारा तिरंगा भी कहते हैं ना, मतलब पीस रहे, मोहब्बत रहे, सेरेनिटी रहे, आपस में सब भाईचारा रहे। तो मुझे लगता है वो सभी के दिल में, रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, कास्ट, क्रीड, जेंडर, एज, चाहते सब अमन ही हैं। तो इस हम
15 अगस्त पे यही उम्मीद रखेंगे कि हम सब में अमन बना रहे, भाईचारा रहे, और मौजूदा हालात में जो कुछ लोग चाहते हैं कि वो चीज़ डिस्टर्ब्ड हो तो वो ना हो, और सब प्यार मोहब्बत से रहना, जैसे रहते आ रहे हैं वैसे ही रहते रहें। सोशल मीडिया पर ध्यान ना दें। आजकल मसला ये भी है, मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, सोशल मीडिया पे कुछ चल रहा होता है तो इंसान ऐसा हो गया कि उस पर भरोसा करेगा, अपने पड़ोसी पे, अपने दोस्त पे। अरे आप अपना दोस्त देखो ना, वो आपके साथ कैसा है। अगर सपोज मैं मुस्लिम हूँ तो आप मुझे देखो ना कि मैं आपके साथ कैसी हूँ, आप मुझे जानते हो, आपका मुझसे इंटरेक्शन है। तो अगर आपको लग रहा है कि हाँ मुझसे किसी को खतरा नहीं है, तो इसका मतलब आपकी वही इमेज होनी चाहिए। तो हो क्या रहा है, हम सोशल मीडिया पे पढ़ लेते हैं, और एक जो वो व्हाट अबाउटिज्म चल रहा है ना आजकल, कि किसने क्या किया, किसने क्या किया, अगर हम ये सब छोड़ के ये ध्यान दें कि हम क्या कर रहे हैं देश सारा के लिए, मसला ही हल हो जाएगा फिर, कि हम क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, हम कितना अच्छा कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि हम खुद में इतना व्यस्त हो जाएंगे कि हमें इन सब चीज़ों के लिए फुर्सत नहीं मिलेगी। आप सबको सुन के बहुत अच्छा लगा, और आप सब फ्यूचर हैं, मैं भी फ्यूचर हूँ देश का इतनी बड़ी नहीं हूँ, तो मुझे उम्मीद है कि हम सब अच्छा कंट्रीब्यूट करें और एक अच्छा कल बना के दें आने वाली जनरेशन के लिए। जैसे इन्होंने बोला ना कि 2014 से 23 में इन्होंने फ़र्क देखा एक हिंदुस्तान की छवि में, तो मुझे लगता है कि हम उसको और बेहतर बना सकते हैं। और जैसे इन्होंने कहा कि हम वेतन के लिए अपना वतन ना छोड़ें, तो वो स्किल सेट्स जो हम अपने डेवलप करके अपनी कंट्री में लगाएंगे, तो मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छा मैसेज है। और जैसे इन्होंने कहा, मैं सबको सुन रही थी कि अभिव्यक्ति बहुत ज़रूरी है, तो अगर हम अभिव्यक्ति करते रहेंगे तो नो मैटर कि हम 1 मिलियन लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं या 1000 लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, एक को कर रहे हैं, अगर एक को भी कर दिया तो आई गेस कि हमारा पर्पस सॉल्व हो गया। तो आप सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस इन आवर स्टूडियो, एंड आवाज़ द वॉइस को आप लोग भी प्रमोट करें, क्योंकि ये वाहिद ऐसा चैनल है जो अमन की बात करता है, जो गंगा जमुना तहजीब की बात करता है, तो इन शॉर्ट ये हिंदुस्तान की बात करता है। तो जी थैंक यू मैम, एंड थैंक यू आवाज़ द वॉइस हमें ये प्लेटफॉर्म देने के लिए। हाँ, सो गाइज आप लोग सुन रहे थे धनंजय को, प्रिया एंड विकास को शारिका मलिक के साथ आवाज़ द वॉइस पे। चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि आप इस तरह का कंटेंट आगे भी कंज्यूम कर सकें। धन्यवाद।